Yes, students, now we will study about some defects of human eye, defects of vision and their correction. देखिए ह्यूमन आई जो होता है मनुष्य की आंख में कुछ कमियां आ जाती है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि भाई उनको कई बार नज़दीक का दिखाई नहीं देता, कई बार उनको दूर का दिखाई नहीं देता, मतलब साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो कुछ ये डिफेक्ट्स आ जाते हैं, अब उनके बारे में स्टडी करेंगे और उनको करेक्ट कैसे करते हैं उनके बारे में। देखिए डिफेक्ट्स। यस स्टूडेंट्स, देयर आर 4 डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। मनुष्य की आंख में 4 प्रकार की कमियां हो जाती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड फोर्थ वन इज कैटरैक्ट। यस स्टूडेंट्स, इनमें से जो ये आपकी 2 है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये कॉमन है स्टूडेंट्स, ज़्यादातर आंखों में ये ही होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। देखिए फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द मायोपिया एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, मायोपिया का साइंटिफिक नेम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया का साइंटिफिक नेम लॉन्ग साइटेडनेस और वी कैन से फार साइटेडनेस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मायोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। देखिए मायोपिया क्या है, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यस स्टूडेंट्स, ये मायोपिया जो डिफेक्ट है इसमें वो बंदा जिसको मायोपिया डिफेक्ट है जिसकी आंख में, वो नॉट सी क्लियरली फारदेस्ट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो दूर की वस्तु को क्लियर नहीं देख पाता है, उसको दूर की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लड दिखाई देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं। और जो हाइपरमेट्रोपिया में इसका अपोजिट है स्टूडेंट्स। हाइपरमेट्रोपिया के लिए आप कह सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसमें जो पास का ऑब्जेक्ट होता है, पास की जो वस्तु होती है उसको क्लियर नहीं देख पाता है, धुंधला दिखाई देता है, ब्लड। देखिए इसको आपको कैसे पहचान करनी है, कैसे इसको याद रखना है। यहाँ पर मायोपिया का साइंटिफिक नेम है शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। इसका अपोजिट ले लो, इट मीन्स मायोपिया में यहाँ नियर लिखा है तो इसमें दूर का नहीं दिखाई देगा, नियर का अपोजिट फारदेस्ट। इसमें मायोपिया में आपको दूर का क्लियर दिखाई नहीं देगा, और हाइपरमेट्रोपिया में यहाँ पर लॉन्ग लिखा हुआ है फार, तो इसमें नियर का दिखाई नहीं देगा आपको क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इनकी डेफिनेशन को लर्न रख सकते हैं। दिखाई तो देगा लेकिन ब्लड दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये होता क्यों है एक्चुअली, आप देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, ये मायोपिया के लिए है। इस तरह से हमारा ये आई बॉल होता है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, बाहर से फार पॉइंट होता है, दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है, दूर स्थित कोई वस्तु, इन्फिनिटी पर रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसमें जो है हमारा, आपको पता है इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर, लेकिन आप देख पा रहे हैं रेटिना से थोड़ा पहले ही इमेज बन गई। इसका मतलब धुंधला दिखाई दे रहा। भाई साफ कब दिखाई देता, क्लियर कब दिखाई देता, जब इमेज रेटिना पर बनती, बट रेटिना पर नहीं बन रही है इमेज इस बार। तो ऐसे ही आपका जो है हाइपरमेट्रोपिया में है, मैं ये साथ साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो सके। हाइपरमेट्रोपिया में नियर का ऑब्जेक्ट ब्लड दिखाई देता है, तो उसमें क्या होता है, देखिए इस तरह से यहाँ से मिलाकर चलना है, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर पर होता है स्टूडेंट्स, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर। अब देखिए ये यहाँ पर इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी, लेकिन रेटिना पर नहीं बनती, रेटिना से बाहर, रेटिना से दूर बनती है, तो भी हमें जो है साफ दिखाई नहीं देगा, क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई देगी। अब इसको ठीक करने के लिए कि हमारी इमेज जो है वो रेटिना पर ही बने, इसके लिए हम करेक्शन करते हैं, बट करेक्शन से पहले कोजिज जान लेने चाहिए आपको। कोजिज आपको लिखने पड़ते हैं एग्जाम में। कारण क्या है इसके, देखिए 2 कोजिज हैं। मायोपिया क्यों होता है आँख में, देखिए एक तो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, जब ये कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, भाई जो आँख में ये लेंस होता है नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस,
जब इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये बहुत ही जल्दी से उसको कन्वर्ज करना शुरू कर देता है। अब देखिए बहुत जल्दी कन्वर्ज करेगा तो वो रेटिना से पहले ही मिला देगा, इमेज को पहले ही बना देगा। ठीक है। अब इसका अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया में। इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में इसकी कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस कम हो जाती है, लो कन्वर्जिंग पावर लेंस। हाँ, ये लो होने की वजह से जो है उसको धीरे धीरे से कन्वर्ज करता है, जो कि रेटिना से भी आगे जा कर के मिलता है। अब रेटिना से बाहर जाके इमेज बनती है। दोनों ही कंडीशंस में इमेज ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे पाता। इसका एक और सेकंड रीज़न है स्टूडेंट्स, इसमें मायोपिया में आई बॉल जब बड़ी हो जाती है। ये देखिए जो आई बॉल होती है इसका साइज जब बढ़ जाता है तो भी मायोपिया हो जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया कब होता है, जब आई बॉल छोटी हो जाती है। आई बॉल जब शॉर्ट हो जाती है तब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। तो ये टू कोजेज है, आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब देखिए करेक्शन कैसे होता है, कैसे ठीक करते हैं हम इस डिफेक्ट को। मायोपिया को अगर आपको करेक्ट करना है तो आपको एक ऐसा स्पेक्टिकल्स, एक ऐसा चश्मा लगाना होगा जिसमें कॉनकेव लेंस लगा हो। यस स्टूडेंट्स। और हाइपरमेट्रोपिया है, अगर उसको दूर करना है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ स्पेक्टिकल्स यूज करना होगा। क्यों, उसका रीज़न क्या है, कैसे ठीक होता है। देखिए जब हम मायोपिया में यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगाएंगे, ये देखिए ये आँख है और इस आँख के बाहर ये हमने चश्मा लगा हुआ है कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस का जो दूसरा नेम है, अदर नेम, वो क्या है स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस का अदर नेम क्या है, यस डाइवर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्ज करता है। देखिए यहाँ से इसको, अब जो कि पहले ही रेटिना पर बनने से पहले ही कन्वर्ज कर रहा था वो, अब ये डाइवर्ज करके चल रहा है उसको पहले ही, तो वो यहाँ ना बन करके ठीक रेटिना पर ही जा करके बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बिल्कुल ठीक रेटिना पर ही क्यों बने, क्या पता आगे बन जाए। हाँ हो सकता है, बट इसके लिए भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हेल्प से हम कितनी फोकल लेंथ का, हमें ये कितनी पावर का कॉनकेव लेंस यहाँ पर यूज करना है, उस पावर का पता करते हैं। फिर एक करेक्ट फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस हम इसमें यूज करते हैं, जिससे कि हमारी इमेज बिल्कुल ठीक ठीक रेटिना पर बने। इसी तरह से स्टूडेंट्स हाइपरमेट्रोपिया में हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं जो कि कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज करने की वजह से वो इमेज जो बाहर बन रही थी उसको पहले ही रेटिना पर बना लेता है। इसमें भी हम करेक्ट पावर ऑफ लेंस का, करेक्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करके चश्मे में, स्पेक्टिकल्स में, तो हम इस डिफेक्ट को दूर कर लेते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स आफ्टर दैट इसके बाद आता है प्रेस बायोपिया। तीसरा जो डिफेक्ट है आपका प्रेस बायोपिया। देखिए प्रेस बायोपिया बिल्कुल सेम हाइपरमेट्रोपिया ही होता है स्टूडेंट्स, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये ओल्ड एज में होता है, बुढ़ापे में। अगर हाइपरमेट्रोपिया के जो लक्षण हैं वो आपके बुढ़ापे में, ओल्ड एज में आ जाए, तब उसको हम हाइपरमेट्रोपिया नहीं कहेंगे, तब उसको हम कहेंगे प्रेस बायोपिया। यस स्टूडेंट्स। इसी वजह से प्रेस बायोपिया का अदर नेम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होता है स्टूडेंट्स। इसमें भी क्या होता है, नॉट सी क्लियरली नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, पास की जो वस्तु होती है वो क्लियर दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसका रीज़न क्या है, देखिए प्रेस बायोपिया क्यों होता है, इसका रीज़न है ड्यू टू वीक सिलरी मसल्स। जो आँखों में सिलरी मसल्स होती है, वे सिलरी मसल्स देखिए ओल्ड एज में जा कर के बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाती है, और वे जो है आई लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को फोकस नहीं कर पाती है, उसको बहुत ही जल्दी से उसको कन्वर्ज करके, मतलब उसको डिक्रीज या इंक्रीज करके सही फोकस नहीं कर पाती है, जिस वजह से हमारा इमेज रेटिना पर नहीं बनता है और हमें वो ब्लड इमेज दिखाई देती है उसकी। तो सिलरी मसल्स के वीक हो जाने से स्टूडेंट्स प्रेस बायोपिया हो जाता है, एंड द अदर नेम ऑफ प्रेस बायोपिया विल बी ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसका करेक्शन कैसे होता है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। स्पेक्टिकल्स लगाते हैं स्टूडेंट्स हम एक ऐसा, देखिए अब कई बार जो है बुढ़ापे में क्या होता है, ओल्ड एज में हमें मायोपिया भी हाइपरमेट्रोपिया भी दोनों
प्रॉब्लम हो जाती है, नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम आती है, दूर का भी। तो इसलिए जो है ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं उनके स्पेक्टिकल्स में दोनों तरह के लेंस लगा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लेंस इस तरह के होते हैं कि भाई उसमें दो तरह के दिखाई देते हैं, बीच में गोल सा कुछ और ऊपर कुछ और, इस तरह से। देखिए उसमें ऊपर की साइड में हमेशा कॉनकेव लेंस लगाया जाता है स्टूडेंट्स, और नीचे की साइड में कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नीचे की साइड में कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर की साइड में कॉनकेव लेंस। यस स्टूडेंट, जिससे कि वो फार टेस्ट दूर की वस्तु अगर देखना चाहे तो क्या होता है कि कॉनकेव लेंस उसमें उनकी हेल्प करता है, और नियर का अगर नज़दीक का पढ़ना चाहे तब उसमें कॉन्वेक्स लेंस में से वो देख पाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जब चश्मे को नज़दीक की किसी वस्तु को देखते हैं तो आपने देखा है भी इस तरह से करते हैं, जैसे वो नाक पर रख करके अपना चश्मा नाक पर रख करके देख रहे हो, और आपको लगता है भाई पता नहीं ये कैसे देख रहा है। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसके स्पेक्टिकल्स में नीचे की साइड में ही कॉन्वेक्स लेंस लगा है, इसलिए उसकी मजबूरी है इस तरह से देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो लेंस जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस लगे होते हैं दैट इज कॉल्ड बाइफोकल लेंस। उस लेंस को क्या बोलते हैं? बाइफोकल लेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, लास्ट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इज कटरैक्ट। यस स्टूडेंट्स, कटरैक्ट ये डिफेक्ट देखिए कैसा होता है। इस डिफेक्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ विजन ऑफ आई, आंखों की पूरी दृष्टि चली जाती है। देखिए अब तक आपने जो 3 डिफेक्ट स्टडी किए हैं उनमें आंखों की पूरी रोशनी नहीं जाती है, उनको दिखाई देता है बस धुंधला दिखाई देता है, ब्लड दिखाई देता है। लेकिन ये कटरैक्ट देखिए कैसा है, ये एक ऐसा डिफेक्ट है इसमें बिल्कुल दिखाई देना ही बंद हो जाता है स्टूडेंट्स, टोटल लॉस ऑफ विजन ऑफ आई। यस, जिसको आप ब्लाइंड बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपने देखा होगा उनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो बोलते हैं कि भाई इस आँख से तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो पता है उनको क्या होता है, जिस उन दोनों आँखों में से उनको किसी आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कटरैक्ट का शिकार हो चुके हैं, ये डिफेक्ट उनकी आँख में आ चुका है। और देखिए ये जो डिफेक्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम स्पेक्टिकल्स से ठीक नहीं कर सकते हैं, चश्मा लगा करके ये डिफेक्ट दूर नहीं हो पाएगी। इसका एकमात्र जो करेक्शन है ओनली ऑपरेशन सर्जरी, इसको केवल हम ऑपरेशन सर्जरी से ही कर सकते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं वे आँख बनवा के आते हैं, कहते हैं कि भाई मैं तो आँख बनवा के आया। आँख बनवा के आया का मीन्स यही है स्टूडेंट्स कि उनको ऑपरेशन किया जाता है, उनकी आँख का सर्जरी की जाती है और अंदर ही उनका जो लेंस होता है उस लेंस को चेंज कर दिया जाता है। उस लेंस को चेंज करने से उनको एक आर्टिफिशियल लेंस इंसर्टेड इन हेज आइज, उनकी आंखों के अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है और उनको फिर वो क्लियर दिखाई देने लगता है। भाई पहले तो आपकी आंखों में क्या होता है, एक नेचुरल लेंस होता है विच इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर कटरैक्ट हो जाए तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बाय ऑपरेशन उस नेचुरल लेंस को हटा देते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस उसमें लगा देते हैं, जिससे उनको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक यही करेक्शन है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इसके साथ साथ देखिए हमें अब बात वो आती है कि जैसे पहले हम सोच रहे थे कि भाई कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस लगाने से, भाई मायोपिया में कॉनकेव लेंस लगाया, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लगाया, तो वो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी इमेज रेटिना से बाहर या रेटिना के अंदर बने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने देखा नहीं कि जब हम अपनी आंखों को टेस्ट कराने जाते हैं तो वो हमारी आंखों को टेस्ट करके हमारी आंखों का नंबर बताते हैं कि भाई आपकी आंख में तो इतना नंबर है। जैसे ये बच्चा बैठा है सामने कि भाई इसकी आंख में तो 0.5 का नंबर आ गया, और वो जो सामने लड़की बैठी है, अरे आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, जो सामने मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी को भी हो सकता है कि भाई इसकी आंख में तो 1.5 का नंबर आ गया,
या अलग अलग आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, आंखों में नंबर आ जाते हैं। आजकल सभी ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो रही है। भाई प्रॉब्लम तो होगी, आप लोगों के खान पान चेंज हो गए हैं। प्रोटीन, जैसा कि आपने अभी स्टडी किया है कि जो आपकी आई बॉल के अंदर, आंख के अंदर एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी हेल्प से आप देख पाते हैं। अब वो कॉन्वेक्स लेंस आपको अभी पढ़ाया गया है कि प्रोटीन से बना होता है, वो जेली टाइप होता है प्रोटीन से। तो जाहिर सी बात है, तभी तो आपको कहा जाता है कि दूध ज़्यादा पीजिए, क्योंकि दूध में प्रोटीन ज़्यादा होती है। अब प्रोटीन ज़्यादा आपको मिलेगी तो आपका आई लेंस स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब प्रोटीन तो मिलती नहीं है, थैली का दूध मिलता है मार्केट से, अब उसमें थोड़ा ही ना प्रोटीन होती है। ओरिजिनल खाइए तो उसमें प्रोटीन आपको मिलेगा। तो देखिए प्रोटीन्स से मिलकर बना होता है, इसलिए हमें अपनी डाइट में भी प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा लेनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए उसको करेक्शन करने के लिए जब वो नंबर बता देता है कि भाई आपकी आंख में तो इतना नंबर है, तो वो उसी नंबर का चश्मा बना देता है। उसी नंबर का चश्मा बनाने का मीनिंग है कि वो आपकी आंख में उतने ही नंबर का लेंस लगाता है। और वो जो नंबर है वो पता है क्या है, वहाँ पर तो वे उनको नंबर बोलते हैं, वो हम यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। अभी हम स्टडी करेंगे, पावर का फॉर्मूला हमारे पास है, फोकल लेंथ का, फोकस दूरी का, फोकस, ये सब हमारे फॉर्मूले हैं और हम उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, जिसका यूनिट आपने पढ़ा होगा डायोप्टर होता है, वो उसको नंबर बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है। चलिए, तो वो नंबर कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए हमें लेंस फॉर्मूला लगा करके न्यूमेरिकल पार्ट सोल्व करना होता है। लेंस फॉर्मूला आपको लर्न होगा ही, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर इट ऑलवेज, अगर आपका मायोपिया है तो उसमें आप u की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे ऑलवेज। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसमें आप u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स जो आपके ये ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल आएंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है v की वैल्यू भी आपको हमेशा माइनस की ही लेनी है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो लेंस के लेफ्ट साइड में होता है। ये आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी तो आपका फॉर्मूला पुट करके, उसमें वैल्यूज पुट करके बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम न्यूमेरिकल्स। यस स्टूडेंट्स, आप न्यूमेरिकल पार्ट्स में देख सकते हैं, लाइक दिस क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। डिफेक्ट तो आपको पहले ही पता चल गया, मायोपिया है। अब मायोपिया डिफेक्ट का पता चल गया तो ये भी पता चल गया आपको कि लेंस कौन सा लगेगा उसके चश्मे में, कॉनकेव। अब देखिए फार पॉइंट, क्योंकि मायोपिया है तो फार पॉइंट आप u की वैल्यू क्या लेंगे, इन्फिनिटिव। इसमें v की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 80 सेंटीमीटर, जो कि आप लेंगे -80 सेंटीमीटर, अभी आपको बताया गया था। अब आप लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। स्टूडेंट्स इन दिस वे यू आर सीइंग, आप देख रहे होंगे, तो f की वैल्यू आपकी -80 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको पावर निकालनी है स्टूडेंट्स। पावर का फॉर्मूला आप यूज करेंगे P = 1/f, नहीं 100/f, क्योंकि 1/f तो आप तब लगाते जब आपका फोकल लेंथ मीटर में होता। अब यहाँ पर आपका सिंस द फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, सो यू वी हैव टू यूज P = 100/f। आपको P = 100/f यूज करना होगा और उसमें आपकी पावर आ जाएगी -1.25 डायोप्टर। यस स्टूडेंट्स, जो पावर का साइन है वो माइनस आए या प्लस आए आपको लगाना ही होगा। यस, यू हैव टू राइट प्लस और माइनस। पावर में आपको प्लस आए तो प्लस लिखना है, माइनस आए तो माइनस, इट इज़ कंपल्सरी। यस, एंड यूनिट डायोप्टर विच इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर डी। डायोप्टर इसकी यूनिट होती है, जिसको आप कैपिटल लेटर डी से लिख सकते हैं। यूनिट भी लिखनी मस्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपसे पूछा था कि किस तरह की नेचर होनी चाहिए। नेचर में आपको बताना होता है कि वो जो आप करेक्शन स्पेक्टिकल्स में जो लेंस यूज करेंगे वो आपका कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। देखिए वो आपका कॉनकेव होगा, वो आपको पहले भी पता चल चुका था, और यहाँ पावर से या फोकल लेंथ से भी आपको पता चल चुका है। हाउ, कैसे? यस,
अगर आपका माइनस का फोकल लेंथ आता है तो आपका लेंस होगा कॉनकेव, जी हाँ। और अगर आपका प्लस का फोकल लेंथ आता है तो आपका लेंस लगेगा कॉन्वेक्स, ये ध्यान रखना है। यस, अब देखिए पावर पावर वो आपने फाइंड करी ली, -1.25 डायोप्टर। ऐसे ही आपका एक और सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए ए पर्सन हैविंग शॉर्ट साइट कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, व्हाट वुड बी द नेचर एंड पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। शॉर्ट साइट दे दिया इसमें। शॉर्ट साइट का मीन्स क्या होता है, शॉर्ट साइट, अब शॉर्ट साइट में आपको बताया गया था क्या होता है, बोलिए, याद नहीं है आपको, भूल गए इतनी जल्दी। शॉर्ट साइट में आपको बताया गया था मायोपिया, एंड लॉन्ग साइट में बताया गया था आपको हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये मायोपिया, मायोपिया है, और आपका u की वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगी, v की वैल्यू -1.5 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, फोकल लेंथ निकाल लेंगे और पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको करना है होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ हाइपरमेट्रोपिया का। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। यस, हाइपरमेट्रोपिया आपको पहले ही पता चल चुका है, तो लेंस कौन सा लगेगा उसके करेक्शन में, कॉन्वेक्स, ये भी पता चल चुका है। यस, यू नो अबाउट इट। यू का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है यू की वैल्यू तो ऑलवेज माइनस की ली जाती है, और v की वैल्यू -1 मीटर, मीटर में गिवन है, उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 सेंटीमीटर, फॉर्मूले में पुट किया तो आपका ये आ गया है फिजिकल टू प्लस का 100/3 सेंटीमीटर। अब पावर आप इसमें फाइंड करेंगे फॉर्मूले में पुट करके, तो आपका 3 डायोप्टर आएगा प्लस का। अब नेचर आप लिखेंगे तो नेचर आपकी कॉन्वेक्स है ही, और आपकी पावर ऑफ लेंस क्या है, प्लस का 3 डायोप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे आप किसी भी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लास प्रिज्म। यस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लास प्रिज्म। देखिए प्रिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। प्रिज्म हमारे 2 टाइप्स के होते हैं देखिए, और दोनों को ही ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म बोलते हैं। एक तो आपका ट्राइंगल शेप में होता है स्टूडेंट्स, आप उसको तीनों साइड से किसी भी साइड से देख लीजिए, वो आपका ट्राइंगुलर शेप में होता है। दिस इज ए हाउ ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म इज रिप्रेजेंटेड इन ए रे डायग्राम, जो कि रे डायग्राम में हम यूज करते हैं, वो ट्राइंगुलर यही ग्लास प्रिज्म होता है स्टूडेंट्स, जिसका नेम आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, PQR वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। एंड सेकेंडली ये ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म और भी होता है, देखिए जो 2 साइड से तो आपका ट्राइंगुलर शेप में होता है, और 3 साइड से आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इस टाइप का भी होता है। बट जो हम यूज करेंगे अपना इस स्टडी में, वो हम इस टाइप का ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आ ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, देखिए हाउ टू। देखिए ये ट्राइंगुलर शेप में आपने अपना ग्लास प्रिज्म बना लिया, अब रिफ्रैक्शन इससे कैसे होगा, देखिए कोई इंसिडेंट रे यहाँ से आती है इन दिस वे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म से पास होती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। भाई एयर से ग्लास में जा रही है, ये कांच का होता है, तो जाहिर सी बात है वो सीधी तो नहीं जाएगी, नॉर्मल की ओर, टुवर्ड्स नॉर्मल वो बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो देखिए यहाँ से ये नॉर्मल है, तो वो सीधी डॉटेड लाइन से ना जा करके यहाँ से बैंड हो गई और ऐसे सीधी चलनी स्टार्ट हो गई, प्रिज्म में मीडियम चेंज हो गया ना। यस, एंड इट बैंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म, या आप ये कह सकते हैं कि ये बेस की ओर झुक जाती है। अब देखिए फिर से ये इस ग्लास से एयर में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, अब ये फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल ये है, यहाँ से दूर हट जाएगी, ये नॉर्मल है, तो इससे जब दूर हटेगी तो यहाँ से जाएगी। अब ये फिर से यहाँ से सीधी ना जा करके यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट हो गई, अब ये देखिए यहाँ से इस तरह से निकल गई। अब देखिए फाइनली
एक बार ग्लास में जो रे एंट्री करती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो ग्लास से फिर 2 बार रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। यस स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रे, इमर्जेंट रे। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, देखिए ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको स्टडी करना होगा स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन देखिए क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जो एंगल आपका इंसिडेंट रे, ये रही देखिए, और इमर्जेंट रे के बीच बनता है ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यस स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो पे अटेंशन ऑन इट स्टूडेंट। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसका मतलब है प्रकाश का फैलना। यस, डिस्पर्सन को आप स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है फैल जाना। अब देखिए ये हमारा एक प्रिज्म है ABC, आप देख रहे हैं, यहाँ से इसके अंदर से सनलाइट घुसती है, एंट्री करती है सनलाइट। अब आपको पता है, यू नो वेरी वेल, सनलाइट इज ए वाइट लाइट। भाई सनलाइट कैसी लाइट है? वाइट लाइट है, वाइट कलर है उसका, बट इट हैज़ इन इट 7 कलर्स। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो वाइट लाइट होती है, सनलाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश, उसमें 7 रंग होते हैं स्टूडेंट्स। यस जी हाँ, 7 कलर्स। अब देखिए ये अपनी अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्लेक्ट तो होंगे ही, कोई ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कोई कम, वो ऐसा होता है उनकी वेवलेंथ की वजह से। अब देखिए ये सब अपने डिफरेंट रिफ्लेक्ट हो गए, और इस तरह से हमने सामने यहाँ पर एक वाइट स्क्रीन रखा है जिस पर वो 7 कलर्स पड़ेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ सबसे ऊपर तो ये मिनिमम डेविएशन होता है, बहुत ही कम डेविएशन, और नीचे मैक्सिमम डेविएशन होता है। अब डेविएशन होने के बाद हमारे जो वाइट कलर का स्क्रीन है उस पर ये 7 कलर्स पड़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे ऊपर रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलट। यस स्टूडेंट्स, अगर हम इन सब का फर्स्ट लेटर लें तो हमारे पास आता है ये विबज्योर। हमारे पास ये आता है स्टूडेंट्स विबज्योर, आप देख रहे हैं VIBGYOR, ये हमारे सामने आता है। अब ये आपको सीरियल ध्यान रखना है स्टूडेंट्स विबज्योर का, ये कौन सा कलर किस क्रम में है। नीचे से आप लेंगे तो सबसे पहले वायलट आता है, ऊपर से आप लेंगे तो सबसे पहले रेड आता है। और देखिए स्टूडेंट्स, इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये जो आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट है इज कॉल्ड आल्सो स्पेक्ट्रम, एंड वी कैन से द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन when a beam of white light is passed through a glass prism is called spectrum of white light, or we can say dispersion of white light. yes students, इसको dispersion of light या spectrum of light you can say, आप कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बार यहाँ पर देखिए, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको इसके बारे में एक बार बता रहा हूँ। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव वाइट लाइट, अगर आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का रिकॉम्बिनेशन करा दिया जाए तो वो फिर से वाइट लाइट देता है। यस स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या होता है, द 7 कलर्स लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव बैक वाइट लाइट। देखिए अभी आपने स्टडी किया है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में, जब वाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म के अंदर एंट्री करती है तो उनका डिफरेंट डेविएशन होता है। देन आफ्टर वी गेट ग्रुप ऑफ 7 कलर्स, तो हम एक 7 कलर्स का ग्रुप यहाँ पर प्राप्त करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर इसी के जस्ट पास में एक और ग्लास प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म लगा दिया जाए तो आप देखते हैं फिर से वे 7 कलर्स उसके अंदर एंट्री करेंगे, और उनका डेविएशन एक जगह कंज्यूम होकर के स्क्रीन पर, वाइट स्क्रीन पर फिर से वो एक वाइट लाइट बन करके जाएगा। यही है आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। एंड यू कैन से हेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमने ये 2 प्रिज्म लिए हैं, फर्स्ट प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म, इसमें से वाइट लाइट आकर के यहाँ पर 7 कलर्स मिले, उनको कंबाइन करके वाइट
स्क्रीन पर ये एक वाइट लाइट आपको प्राप्त होता है। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। एंड स्टूडेंट्स इसके डिस्पर्सन ऑफ लाइट के, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपके सामने आता है रेनबो, इंद्रधनुष जिसे आप कहते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जब बारिश बंद हो जाती है तो सनलाइट, सूरज की रोशनी कहीं से आती है तो हमें आसमान में कभी कभी क्या होता है, 7 कलर्स का एक कुंडल की तरह का दिखाई देता है, जिसको हम इंद्रधनुष बोलते हैं, रेनबो। ये कभी कभी होता है। तो देखिए ये किस कंडीशन में होता है, कैसे होता है। और ये देखिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। देखिए द रेनबो इज एन आर्च ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई विच प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सन्स लाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमोसफियर। यस स्टूडेंट्स, ये होता कैसे है। देखिए बारिश के मौसम के बाद जब बारिश होती है तो उसके बाद एटमॉस्फेयर में बारिश की छोटी छोटी जो बूंदें होती है, रेन ड्रॉप्स, वो एटमॉस्फेयर में ही रुक जाती है। तो आपको पता है वो जो रेन ड्रॉप्स होती है, बारिश की छोटी छोटी बूंदें, वो एक लेंस की तरह, एक प्रिज्म की तरह वर्क करने लगती है, एक प्रिज्म की तरह वर्क करती है स्टूडेंट्स में। और जब सन निकल जाता है अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में, देखिए जिस साइड में सूर्य निकलता है उसके अपोजिट साइड में ये आपको रेनबो दिखाई देता है। तो सन की जो लाइट है वो उन बारिश की छोटी छोटी बूंदों से होकर के निकलता है और उसमें से प्रिज्म की तरह भी बिहेव करते हैं, जिससे कि उनमें से 7 कलर्स निकल के आपके स्काई पर इस तरह से पड़ते हैं कि आपको एक रेनबो टाइप आपका दिखाई देता है। एंड ए रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ वाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स, जो वाटर की छोटी छोटी बूंदें एटमॉस्फेयर में रह जाती है। ईच रेन ड्रॉप्स एक्ट ए टीनी ग्लास प्रिज्म, जो हर एक छोटी बूंदें होती है वो एक छोटे ग्लास प्रिज्म की तरह वर्क करती है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपका एक ये रेनबो दिखाई देता है नेचुरल स्पेक्ट्रम की वजह से, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। और ये होता कैसा है, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम को देखिए, ये वहाँ पर एटमॉस्फेयर में वैसे तो काफ़ी सारी छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स होती है, छोटी छोटी बूंदें, लेकिन मैं एक बूंद को लेकर के आपको समझा रहा हूँ। समझिए हाउ टू, ये कैसे होता है। ये एक वाटर की ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, रेन ड्रॉप जिसको आप बोल सकते हैं। अब देखिए ये एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। सामने आपका सन है, अब सनलाइट आई और वो रेन ड्रॉप से पास हुई। जब रेन ड्रॉप में सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा, देखिए ये एयर से प्रिज्म में आ रही है तो वो डेविएटेड होगी। अब वो 7 कलर्स में यहाँ पर डेविएट हो गई। अब वो 7 कलर्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे इधर, वो फिर से अपना मीडियम चेंज कर रहे हैं। भाई ग्लास प्रिज्म से एयर में आ रहे हैं, अपना मीडियम चेंज कर रहे हैं, तो सीधी न जा करके टुवार्ड्स द नॉर्मल वो बैंड हो जाएगी। अब देखिए वो यहाँ से बैंड होने के बाद थोड़ा सा झुक करके निकलेगी और हमारी आंखों पर पड़ेगी। अब यहाँ से फिर से इनका डेविएशन होगा उसी सीरियल में। विबज्योर जो होता है आपका, नीचे सबसे आपका वायलेट कलर आएगा, ऐसे ही सीरियल में जाएगा और इधर आपका रेड कलर आएगा। इस तरह से आपको ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं। और ये जब कई सारी रेन ड्रॉप्स होती है तो आपको एक रेनबो बना हुआ दिखाई देता है स्काई पर, आसमान पर। ये आपका फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप। यस स्टूडेंट्स, ये रेन ड्रॉप फॉर्मेशन है और इसी तरह से आपका इंद्रधनुष बनता है, रेनबो। यस स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बाद हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में, उसको स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स हमें वो एक बार रिवाइज करना होगा, जो कि हमने पहले चैप्टर में लेंस वाले में स्टडी किया था। रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में हमारा ये एक ग्लास स्लैब होती है। तो देखिए जब कोई लाइट रे आती है तो वो बैंड हो जाती है और किस तरह से फिर अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड फॉरवर्ड द नॉर्मल, हट कर के, दूर हट कर के वो निकलती है
इस तरीके से आप देख रहे होंगे इस फिगर में। ये सब होता है आपका मीडियम चेंज होने की वजह से, क्योंकि आपका रेयरर मीडियम से डेंसर में आई वो लाइट रे, आफ्टर दैट आपका डेंसर से फिर वो रेयरर में आई, तो इस तरह से ये बैंड हो जाती है। ये इसी तरीके से आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स। और इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे कि मैं आपको जनरली बता देता हूँ, आपने कभी फील किया हो जहाँ पर कोई तेज आग जल रही हो कहीं पर काफ़ी देर से, जैसे कि आपकी कोयले की भट्टी होती है चली हुई है, तो उसमें से आग की लपटें निकलती रहती है। जब आप उन आग की लपटों में से दूसरी साइड में कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं किसी चीज़ को, तो वो आपको जिग जैग मुड़ा तुड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल सीधा सही दिखाई नहीं देता है। आग की लपटों के आर पार अगर आप किसी चीज़ को देखो तो वो तुड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे ही आपका गर्मियों के दिनों में जब आप सड़क पर जा रहे हो, सड़क इतनी तेज़ गर्म हो जाती है धूप में कि आपको जो है उसमें से लपटें निकलती हुई दिखाई देती है, और जो भी आप दूर की किसी वस्तु को देखते हैं आपको ऐसा लगता है सड़क पर भी कि भाई वहाँ सामने तो पानी भरा हुआ है। और कई बार तो देखते हैं कि पेड़ भी उल्टे दिखाई देते हैं। और राजस्थान में रेत तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है गर्मी के दिनों में, तभी वहाँ पर कुछ इस तरह की जो इवेंट्स होती है उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर मरीचिका बोल देते हैं कि राजस्थान में भाई वो मरीचिका क्यों दिखाई देती है, वो इसी वजह से दिखाई देती है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है ना। अब देखिए ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपका इस तरह से होता है। अगर कोल्ड लेयर है तो उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, हॉट लेयर है उसको रेयरर। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे ग्राउंड पर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हॉट लेयर है कुछ ऊंचाई तक, जब और ऊपर चले जाएंगे तो कोल्ड लेयर आ जाती है। इन मीन्स वीकेंड से हम कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ही दो तरह की लेयर है, नीचे गर्म ऊपर ठंडी। तो गर्म और ठंडी होने की वजह से वो मीडियम चेंज हो जाता है, और उस मीडियम की वजह से ही रिफ्रैक्शन का होना भी कंपलसरी है स्टूडेंट्स। और इस रिफ्रैक्शन के ही कुछ फिनोमेनाज है स्टूडेंट्स, इट मीन्स कुछ अवधारणाएं हैं। जैसा कि आपको पता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, भाई रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं, आपने देखा भी है कि कोई तारा अभी तो दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद वो दिखाई नहीं देगा, डूब जाएगा, फिर दिखाई देगा, फिर डूब जाएगा। वो ऐसा रियल में तो ऐसा नहीं होता है, जो स्टार है वे अपनी जगह ही रहते हैं, उतना ही वे ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारी आँखों का एक रिफ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, जो कि हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है। ये हमारी आँखों के और उस स्टार के तारे के बीच इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, एटमॉस्फेयर है उसके बीच में, तो वहाँ पर वो दो डिफरेंट लेयर्स में से जाता है, और लेयर्स में से जब वो एक लाइट रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ से, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है जो वो कभी डिम कभी ब्राइट, कभी डिम कभी ब्राइट ये दिखाई देता है। देखें यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अर्थ है और ये स्टार है, यहाँ पर बीच में क्या है एटमॉस्फेयर। अब अगर ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा इस बीच में तो वो ब्राइट दिखाई देगा, और लेस रिफ्रैक्शन होगा तो वो डिम दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी नो दैट द स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट, और हम ये भी जानते हैं कि स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है। ड्यू टू दिस लाइट द स्टार्स शाइन इन द नाइट स्काई, और इसी लाइट की वजह से स्टार्स रात में चमकते हैं। नाउ व्हेन वी लुक एट ए स्टार इन द स्काई ऑन ए क्लियर नाइट, जब हम एक साफ रात्रि के समय में स्टार्स को देखते हैं, वी ऑब्जर्व, तो हम क्या देखते हैं भाई, क्या देखते हैं हम, दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट चेंजिंग कंटिन्यूसली, हम देखते हैं कि जो लाइट स्टार से आ रही है वो लगातार चेंज हो रही है, कभी डिम कभी ब्राइट, कभी डिम कभी ब्राइट। एट वन मोमेंट द स्टार अपीयर्स टू बी वेरी ब्राइट, एक क्षण ऐसा आता है कि वो स्टार बहुत ब्राइट दिखाई देता है, एंड द नेक्स्ट मोमेंट इट बिकम्स वेरी डिम, और अगले ही पल वो बहुत डिम दिखाई देता है। इन फैक्ट वास्तव में क्या होता है, द स्टार्स गो ऑन बिकमिंग ब्राइट एंड डिम,
स्टार्स जो है वो ब्राइट और डिम जो होते हैं, ब्राइट एंड डिम अगेन एंड अगेन, एंड वी से दैट द स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट, और हम कह देते हैं कि भाई तारे तो टिमटिमा रहे हैं, ये कह देते हैं ना। तो ये सब होता क्यों है? कोज्ड बाई अर्थ्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। The continuously changing atmosphere reflects the light from the stars by different amounts from one moment to the next by atmospheric refraction। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब जो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स देखिए एक पॉइंट आपका ये भी आता है, द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। कई बार हमें जो है तारे उससे भी ऊंचाई पर दिखाई देते हैं जहाँ पर वे होते हैं। एक्चुअल पोजीशन उनकी नीचे होती है लेकिन वे हमें उससे भी ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। ये भी आपका ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है कि स्टार्स सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन दे आर एक्चुअली आर। देखिए हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं स्टार्स की हमारी एक्चुअल पोजीशन ये है पॉइंट ए पर। अब देखिए ये बेंडिंग ऑफ स्टार्स लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो लाइट यहाँ से आ रही है ये बैंड हो जाएगी, सीधी नहीं आएगी। और जब उसका रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद वो हमें तारा जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे कुछ ऊंचाई पर दिखाई देगा। दिस इज बिकॉज आवर आई विल सी द स्टार्स एट दैट पोजिशन from where light enters in the straight line direction. So our nearest star, the sun, also seems higher than the actually is due to atmospheric refraction. Yes students, इसी तरह से हमें सन भी जो है वो अपनी उस एक्चुअल हाइट से ऊंचाई पर दिखाई देता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मीन्स तो आप पहले से ही समझते हैं कि भाई स्कैटर का मीन्स है फैलना, प्रकाश का फैलना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग है कि लाइट का अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना। इसके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। भाई आसमान का रंग नीला होता है, सबको पता है, क्यों, वाई, क्यों होता है अभी बताया जाएगा। सेकंड रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट, जब सूर्य निकलते हैं और जब सूर्य छिपता है तब उस टाइम पर सूरज का रंग लाल होता है। आपने देखा होगा, कभी देखा है, आपने देखा है ना, हाँ, सूरज का रंग लाल होता है सन। वाई, उसका क्या कारण है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। देखिए हाउ टू अंडरस्टैंड इट, कैसे इसको समझ सकते हैं। फर्स्टली वी विल नो अबाउट why the sky is blue। यस स्टूडेंट्स, देखिए why the sky is blue, आसमान का रंग नीला क्यों होता है। देखिए ये सन है, यहाँ पर सन निकल रहा है, 7 कलर्स होते हैं सन में, ये सबको पता है। सनलाइट उसकी अर्थ पर पड़ रही है, ये अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस में इस तरह से जब लाइट आ रही है तो चारों ओर डायरेक्शन में उसकी जो लाइट्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स ब्लू कलर जो होता है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, और शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा डेविएटेड हो जाता है। बाकी कलर्स तो आपके सीधे निकल जाते हैं, लेकिन जो ये ब्लू कलर है ये सबसे ज़्यादा डेविएटेड होता है शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से, तो ये सबसे ज़्यादा फैल जाता है आसमान एटमॉस्फेयर में। सभी जगह ये आपका ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ, कम वेवलेंथ होने की वजह से। द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ द वाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। यस स्टूडेंट्स, क्योंकि ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। सो इन द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ एयर,
अगर मान लिया, और ये फैलता क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, देखिए ये पूरा, इस एटमॉस्फेयर की में जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, उन्हीं के थ्रू आपका ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाता है। अगर सपोज करिए स्टूडेंट्स, आपका एटमॉस्फेयर में ये मॉलिक्यूल्स ना हो, डस्ट पार्टिकल्स ना हो यहाँ पर, तो ये जो ब्लू कलर है ये भी आपका स्कैटर्ड नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं फैल पाएगा। तब क्या होगा, तब आपका जो स्काई कलर है वो ब्लैक कलर का नजर आएगा। और यही रीज़न है स्टूडेंट्स कि जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आसमान का रंग ऊपर जा कर के ब्लैक कलर का दिखाई देता है, स्काई। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड वी कैन से इन आउटर स्पेस द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स, देखिए, वाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज के टाइम पर या सनसेट के टाइम पर आपका सन का कलर रेड क्यों दिखाई देता है। देखिए ये आपकी सन की पोजीशन है, द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट बिकॉज एट दैट टाइम most of the blue color present in the sunlight has been scattered out and away from our line of sight। क्योंकि देखिए आपने अभी अभी स्टडी भी किया है कि ब्लू कलर का शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, और ये एक स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में हमारी आंखों के बिल्कुल जस्ट सामने सनराइज होता है और इवनिंग में भी जस्ट हमारे सामने बैक साइड में सनसेट होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, ब्लू कलर जो है वो तो स्कैटर्ड हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है। अब बचता है रेड कलर, क्योंकि दूसरी साइड में रेड कलर होता है जिसका मिनिमम डेविएशन होता है। अब रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होता है तो वो बिल्कुल सीधी लाइन में निकल जाता है और सीधा बिल्कुल जस्ट हमारी आंखों पर पड़ता है, जिस वजह से हमें मॉर्निंग टाइम पर, सनराइज टाइम पर ये सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। ऐसा ही इवनिंग में होता है स्टूडेंट्स। एंड बिहाइंड मेनली रेड कलर इन द डायरेक्शन सनलाइट बीम दैट रीचेज आवर आइज, और हमारी आंखों पर जो है बिल्कुल वो रेड कलर ही पड़ता है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। और नून टाइम पर क्या होता है, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है जब सूरज, तो ये वाइट लाइट दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर ये जो लेंथ है ये शॉर्ट डिस्टेंस हो जाती है, जिसमें सभी कलर्स का डेविएशन मिनिमम हो जाता है और आपका ब्लू कलर भी एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाता है। इसमें यहाँ पर हमें कोई भी कलर नज़र नहीं आता है जब दोपहर का समय हो जाता है। क्योंकि देखिए लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर हमने क्यों लिया है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर सूरज जो निकल रहा है वो क्या पता कहाँ निकल रहा, अगर आप उस डिस्टेंस को मेजर करें तो बहुत लंबी डिस्टेंस है। अब ये देखिए जैसे ही हमारे ऊपर सूरज आता है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो लेंथ होती है लिटिल ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड सन अपीयर्स वाइट, और जिसकी वजह से हमें जो है सन वो वाइट कलर का दिखाई देता है। एंड इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कैन से द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट by the dispersion of light of maximum deviation of blue color and minimum deviation of red color. In this way students, your chapter the human eye and the colorful world has finished. That's all.